मैं सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित मंच पे अतिथिगणों का मैं सम्मान करती हूँ। हमारे बीच में मेरी आइडियल मंजुला दी, विवेक सर, लोकमित्र सर, जिन सबकी वजह से जो भी हमारे आइडियल्स हैं उनकी वजह से आज मैं आप लोगों के समक्ष खड़ी हूँ, तो उन सब का मैं धन्यवाद देती हूँ। और जो हमारा सब्जेक्ट है कि महिलाओं की जो बाधाएं हैं उनको तोड़ने और उनको सशक्त बनाने का किस तरीके से हम उसको सशक्त बना सकते हैं, तो वो हमारा आज सब्जेक्ट है। तो बाधाओं को लेके अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं की जो बाधाएं हैं वो बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। जब बच्ची जन्म लेती है तो जन्म से ही उनकी रुकावटें भी साथ में ही जन्म ले लेती हैं। उनके हम छोटी छोटी चीज़ों से देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो बहुत बड़े लेवल पे देखते हैं, लेकिन हम छोटी चीज़ें जो घर में होती हैं वही एक बड़ा रूप ले लेती हैं। लड़की को हम हमेशा क्या देते हैं खेलने के लिए? गुड़िया। लड़की के कपड़े क्या लेके आते हैं? पहले हम फ्रॉक। हम उनको क्यों नहीं पैंट शर्ट पहनाते हैं? क्यों अन्य खिलौने से नहीं खेलने देते हैं? तो हमारी मानसिकता जो होती है उसी के हिसाब से हम उसको संस्कार देते हैं, और वो गलती हमारे माँ बाप की नहीं है। सदियों से ये चीज़ें चली आई हैं, उनके साथ जो हुआ उन्होंने हमारे साथ किया। तो इस तरीके से ये सब चलता आया है। तो ये शुरुआत हो जाता है बचपन से ही, और बाधाएं शुरू होती हैं जब तक लड़की छोटी रहती है, बच्ची रहती है। माँ बाप जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाते हैं, माँ बाप की देख रेख में पढ़ती बढ़ती है। जवान होती है, भाई जहाँ भेजेगा वहाँ जाएगी। फिर वो एजुकेशन का आता है तो अपने निर्णय वो स्वयं नहीं लेती है, उसके लिए भी उनके माँ बाप तय करते हैं, उनका भाई तय करता है वो पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। ये बाधाएं हैं। शादी हो जाती है फिर भी उसे वो स्वतंत्रता नहीं मिलती है, फिर भी वो पति पे निर्भर रहती है। पति भेजेगा तो जाएगी, सास ससुर जैसा बताएंगे वैसा वो करती है, लेकिन अपने उनके जो निर्णय होते हैं वो स्वयं नहीं ले पाती है, क्योंकि बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि वो कमज़ोर होती है। कैसे कमज़ोर होती है? अब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। आपके घर में एग्जाम्पल के लिए 50 किलो का कोई वजनीला चीज़ है, मान लीजिए एक बोरी है, उसमें सामान भरा हुआ है। उस समय घर में किसको बुलाया जाता है? लड़की को या लड़के को? किसको बुलाया जाता है? यस, हमारे माँ बाप बोलते हैं कि भाई को बुलाओ, वो उठाएगा, क्योंकि हमारी मानसिकता हो जाती है कि हम कमज़ोर हैं, हम इसको नहीं उठा सकते हैं। वहीं अगर माँ भाई को भी बुलाए और अपनी लड़की को भी बुलाए तो उसको एहसास होगा कि भाई जो कर सकता है मैं भी कर सकती हूँ। ये इस तरीके की बाधाएं उछलती रहती हैं। वो अंत तक अपना जीवन स्वयं का नहीं जी पाते, हमेशा दूसरे के लिए जीती है। बहुत सारी प्रथाएं आती हैं, बच्चों के लिए जीती है, बच्चों के लिए लड़ती है, लेकिन अपनी इच्छा कभी प्रकट नहीं कर पाती है। आज भी ये हमें देखने को मिलता है, प्रैक्टिकली ये अनुभव है। आज भी हम देखते हैं, फिर चाहे वो घूंघट करने की प्रथा हो, चाहे फिर वो
अभी हमने कमजोरी के जो कुछ एग्जाम्पल दिए वो हों या बाहर जाने का हो, हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारे साथ में माँ भले ही 5 साल का भाई हो हमारे साथ भेजती है, क्या वो हमारी सुरक्षा कर सकता है? होता है ना ऐसा। आज भी गांव में अगर कहीं देखते हैं तो आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके के अकेले हम नहीं जा सकते हैं। हमें आज भी कहते हैं कि महिलाएं कुछ कर नहीं सकती हैं, ऐसा भी मानसिकता होती है। कभी राजनीतिक, सामाजिक, जो धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं हम महिलाओं को लेके जाते हैं क्या? कितने लोग लेके जाते हैं? मैं सबका नहीं कह रही कि सब लोग नहीं ले जाते हैं, लेकिन परसेंटेज बहुत कम रहता है लेके जाने का। तो ये सारी बाधाएं हमने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये हम सबसे जुड़ी हुई होती हैं। अब हम फील्ड में किस तरीके से काम कर रहे हैं, धम्म हमें किस तरीके से मदद करता है, किस तरीके से जो बैरियर हैं वो हम तोड़ते हैं, रुकावटें हैं उनको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते महिलाओं के बीच में जाती हूँ। कई केस भी ऐसे आए हैं जो हमने हैंडल किए हैं, मदद की है उन महिलाओं की। 2 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, तो काफ़ी केस आए हैं, लेकिन रजिस्टर्ड हमने कम से कम 17 केस कराए हैं। तो उन केसों में महिलाएं जो होती हैं वो अपने आप को बहुत कमज़ोर मानती हैं। उनमें से मैं 1-2 केस के एग्जाम्पल दूंगी आपको। एक घरेलू हिंसा का केस है जो मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो वो हमें केस मिला था 2020 में। उस समय मैंने उनको घर गई, उसके हस्बैंड को समझाया, कोशिश किया कि अगर वो समझ जाते हैं तो केस कोर्ट तक ना पहुँचे, लेकिन वो नहीं समझे। 6 महीने के लिए लड़की फिर से गई भी, वो रही भी, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। क्या एक लड़की की ये कमी है कि वो लड़की पैदा करे? अगर लड़की ही पैदा होती है तो उसमें लड़की की कमी है क्या? आप सभी जानते हैं। लेकिन उसको क्यों परेशान किया जा रहा था कि उसकी 2 बच्चियां ही थी, इस वजह से। वो जबकि एक बहुत अच्छा ब्यूटिशियन का शॉप भी खोले हुए थी, बहुत अच्छा इनकम भी कर रही थी, लेकिन उसके 2 बेटियां हैं, इस वजह से उसको उसके हस्बैंड मारते थे और दहेज का भी बहुत बार बार कहते थे। तो बेचारी बहुत रोती थी। फिर उसके बाद उसका केस हो गया। केस होने के बाद में भी उसको वो राहत में नहीं मिली। वकील जो होता है वो, अब हम किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वकील कैसे है, वो भी दूसरे पक्ष से मिल गया। उसने दूसरी शादी कर ली लड़के ने, और वो लड़की बहुत परेशान, बहुत रो रही है, मुझे फ़ोन कर रही है। मैं उसके वकील से मिली तो मैंने वहाँ जो कोर्ट में अन्य लोग लॉयर होते हैं उनसे बात की, तो पता चला ये वकील दूसरे पक्ष से मिली है, इसलिए केस आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर उनका मैंने जो केस था दूसरे वकील को दिया। वो जब तक वो शांत रही, मैं इसलिए ये केस बताना चाह रही हूँ, वो हमेशा रोती थी, जब भी फ़ोन करती थी रोती थी। कई लड़कियाँ थीं जो बहुत परेशान थी। तो उसको मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया जिसमें हमने उन सभी महिलाओं को बुलाया और 3 दिन तक रखा वहाँ पे, उनके साथ बात की। उसमें हमने श्रद्धा वज्री दीदी को बुलाया था, और लखनऊ की भी एक रेड फाउंडेशन करके है, तो वो सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देती है। तो कई लोगों को बुला के मैंने ट्रेनिंग दिया, और उनका जो भी अंदर का था उनको बाहर निकालने का मौका दिया। उसके बाद जब वो वहाँ फिर गई है और जब कोर्ट में गई तो उसने वहाँ पे 3 सालें हो गई, कोई सुनवाई नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं बना, केस आगे नहीं बढ़ रहा। उसने कोर्ट में ही जज से कहा कि हमारा फैसला होगा या नहीं, उसी कोर्ट में। और वो मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हो गई थी, वो कब तक सहन करे। वो वहाँ पे वो बहुत चिल्लाई, हंगामा हुआ। उस दिन कोर्ट पूरा बंद रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसी दिन से वो केस था जो वो आगे बढ़ने लगा। 1 महीना तब हुआ, मेंटेनेंस के ऑर्डर हो गए।
मेंटेनेंस उसको मिलने लगा। कई बार उसको मारने का उसके हस्बैंड ने प्रयास भी किया, घर तक भी गया, लेकिन उसको जो वर्कशॉप के दौरान उसको जो मानसिक मजबूती मिली थी, उससे वो अपना बचाव कर पाई और गांव वालों ने उसका सहयोग किया और सहयोग करने की वजह से उसको वहाँ से भगा दिया। आज वो केस जो है वो अभी उस मेंटेनेंस ले रही है, वो बहुत मजबूत हो गई है वो लड़की। अभी वो अच्छे से बात करती है, वो खुद ही लेके जाती है पुलिस को अपनी ससुराल में, क्योंकि वो उसे ये लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इस तरीके की उसकी सोच बनी हुई थी, इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्योंकि जब तक बेचारी करके महिलाएं रहती हैं तब तक उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, और जिस दिन वो बेचारापन चला जाता है, उस दिन जिस दिन वो अपने अधिकारों को जानती हैं, संविधान लिखा है सबको मालूम है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है अभी हमारे वक्तागणों ने बताया, लेकिन उनको नहीं पता है। समस्या है, जैसे अभी हमारे वक्ता जी ने बोला था, समस्या है, लेकिन क्या समस्या है महिलाओं को नहीं पता। हिंसा हो रही है, लेकिन उनको यही नहीं पता ये हिंसा है, तो उनकी वो कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें हमें जो धम्म है उसने काफ़ी मदद किया, क्योंकि काउंसलिंग के समय हम उनका मतलब भावनिक रूप से उनसे जुड़ पाते थे, उनसे बात कर पाते थे, और उनको हम मजबूत बना पाते थे, कि जिससे कि वो, क्योंकि कई केस हमारे पास यौन हिंसा के भी आए हैं, तो वो फिर वो छोटी बच्ची हो चाहे फिर वो मतलब बालिग हो, उसके लिए भी उनको मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि उससे जब बयान होते हैं उस लड़की के, तो वही पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिससे वो अगर मजबूत नहीं होती तो वो बयान भी नहीं दे पाती है। तो इस तरीके से उनको उस लाइन में भी उनको मजबूत करने का प्रयास किया। कई जो केसेस थे वो धम्म के माध्यम से हमने उनको समझाया, सुलह भी कराई, और उनको अभी आज भी हम उनसे कांटेक्ट में हैं, और उनको आज वो अपने आप से सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, क्योंकि वो अब बोल सकती हैं और उनको सारी चीज़ें पता हैं कि क्या मतलब क्या साधन है महिलाओं के बचाव के और क्या उनके अधिकार हैं। महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनको नहीं पता होता, इसलिए वो हिंसा की शिकार होती हैं। अगर उनको ये अधिकारों के बारे में जानकारी हो तो वो हिंसा की शिकार मतलब होने से कम बच तो सकती हैं, वो अपना बचाव तो कर सकती हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग मुझे लगता है सब लोग कहने के लिए कहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर से जो काम कर रहा है, वो हम नागलोक को बोलें या फिर मानुषकी हो चाहे जम्बूद्वीप हो, उसके अलावा मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है ज़मीनी स्तर से जो काम कर रहे हैं। और वैसे हमें भी जानकारी नहीं होती। मैंने ITI कई फाइल किए, उसमें पता चला कि कितने केसेज दर्ज हुए हैं, जबकि केसेज काफ़ी हो रहे हैं लेकिन दर्ज नहीं होते हैं, FIR नहीं होती है। FIR के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, पीड़िता भागते भागते थक जाती है, लेकिन उसकी FIR होने में भी काफ़ी समस्या होती है। इस वजह से भी लोग नहीं जाते हैं इस तरीके के केस दर्ज कराने के लिए, वो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उनको ये लगता है मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ पर उनको निराशा मिलती है वहाँ पे हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि उनको न्याय मिले। FIR नहीं हो रही है तो मैं उनके साथ जाती हूँ और उनसे FIR कराने का प्रयास करती हूँ थाने में जाके। फिर चाहे किसी भी तरीके से मदद करने का हो, मैं उस तरीके का मदद महिलाओं को करने का प्रयास कर रही हूँ। और ये चाहे फिर ऑनलाइन धम्म जो कहेंगे, अभी धम्म सेकिया का कोर्स चल रहा है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि धर्म के बगैर हम सामाजिक कार्य नहीं कर सकते हैं। हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें हो सकता है कई लोग गालियाँ भी दे जाएं, हो सकता है हमारे लिए बहुत कुछ और बोल जाएं, और हम अगर उस समय
क्रोधित हो गए या हमने पलट के उसको जवाब दे दिया किसी प्रकार से, तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे, हमारी वहीं से रुकावट लग जाएगी। इसलिए हमें यहाँ पे मजबूती अगर मजबूत बनाता है तो वो धम्म हमें मजबूत बनाता है, और हम जो मदद कर पाते हैं वो धम्म की बदौलत ही हम मदद कर पाते हैं। फिर मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं करती हूँ, किसी एक जाति के लिए नहीं करती हूँ, मैं सभी के लिए वो काम कर रही हूँ। नांगलोक सभी के लिए काम कर रहा है। और जिस तरीके से महिलाओं को बोला जाता है कि महिलाएं नरक का द्वार हैं, कुछ ऐसे लोग मैंने सुना है कि नरक का द्वार बोलते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, एक छोटा सा कोटेशन है कि नारी नारी करत है, नारी नारी करत है नारी नरक की खान, नारी नारी करत है नारी नरक की खान, और नारी से पैदा हुए बुद्ध भीम समान। तो फिर अगर हम वो नरक की खान है, अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए कहेंगे कि हमारे कहते समस्याएं पैदा करती है नारी, अगर वो इस तरीके की है, तो जो महापुरुष हुए हैं वो कहाँ से आए हैं? नारी नहीं होती तो महापुरुष कहाँ होते? तो हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि नारी का जो उसको सपोर्ट करें, चाहे हमारी बहन हो चाहे हमारी बेटी हो। तो अगर वो जिस लाइन में जाना चाहती है तो उसकी मदद करें, चाहे वो एजुकेशन लाइन हो चाहे फिर वो किसी भी लाइन में वो जाना चाहती है, तो उसके लिए हम मदद करेंगे। और मैं इसी तरीके से प्रयासरत रहूँगी। अब समय कम होने के कारण मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।